ये नौजवान लड़का अपनी शादी की खुशी में नाच रहा है। इसके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कंधे पर रखकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहे हैं। यह जयमाला का सीन है, जहां पर दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं और बाकी लोग उनके साथ फोटो खींचा रहे हैं। दोनों दिखने में थोड़ा उदास तो लग रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी शादी को लेकर, क्योंकि दोनों का सपना साकार हो रहा था। दोनों एक दूसरे के हो रहे थे, लेकिन शादी के 1-2 दिनों के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर घर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंड बाजे की धुन अचानक दुख के मातम में बदल गई। सुहागरात की रात दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों का परिवार कभी उभर ही नहीं पाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में हुए शिवानी प्रदीप केस के बारे में। 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा था, तो इस डेट को भी एक शादी थी। दूल्हा था 24 साल का प्रदीप पासवान और दुल्हन थी 22 साल की शिवानी पासवान। प्रदीप पासवान का घर कोतवाली कैंट थाना के अंतर्गत शहादतगढ़ मोरावन टोला में था। प्रदीप घरों में टाइल्स लगाने का काम करता था। शिवानी मूल रूप से खंडासा के दिल्ली सरैया की रहने वाली थी। दोनों के घर की बीच की दूरी 25 किलोमीटर के लगभग है। 7 मार्च को प्रदीप अपने सभी संबंधित दोस्तों के साथ बारात लेकर नाचते गाते दिल्ली सरैया अपने होने वाले ससुराल जा रहे थे। वहां लड़की वाले बारात का आने का इंतजार कर रहे थे। बारात आने के बाद इन लोगों को अच्छे से स्वागत किया जाता है। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ प्रदीप और शिवानी की शादी होती है। इस शादी से सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। प्रदीप के घर में यह आखिरी विवाह था, क्योंकि प्रदीप अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इसी वजह से सारे लोग इस शादी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। दरअसल ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही थी, क्योंकि शिवानी और प्रदीप दोनों शादी के पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इत्तेफाक से रिश्तेदारों के द्वारा इनके पास शादी का प्रस्ताव गया। यह शादी पिछले साल यानी कि 2024 में ही दिवाली के समय पर तय हो गई थी, मगर किसी वजह से उस समय यह शादी नहीं हो पाई। अब शादी के बाद यानी कि 8 मार्च को दुल्हन की विदाई होती है। करीबन 11 बजे प्रदीप अपनी दुल्हन और बारातियों के साथ वापस अपने घर लौटते हैं। दोपहर के 1 बजे के आसपास प्रदीप अपने घर पहुंचे। यहां पर दुल्हन का गृह प्रवेश होता है और अलग अलग रस्में निभाए जाते हैं। यहां दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ये सारी कार्यक्रम दोपहर के 4 बजे तक चली। इसके बाद पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 7 बजे तक चली। घर में आए दूर दूर से रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सब यहां मौजूद थे। पूजा कंप्लीट होने के बाद सारे लोग खाना खाए और दुल्हन से मजाक करने लगे। लड़की औरतें गीत गाकर शादी को सेलिब्रेट कर रही थीं। यह सारी वाकया 11 बजे तक चली। शादी वाले घर में जो जो रीति रिवाज किया जाता है वो सारी रस्में हुई। अगले दिन यहाँ रिसेप्शन था, मतलब कि बहू भोज, जहां दूल्हे के परिवार से सबको निमंत्रण दिया जाता है। फंक्शन रिसेप्शन वाली अगले दिन थी, यानी कि 9 मार्च को। 8 मार्च की रात घर के लोग यही सोच रहे थे कि कल भी फंक्शन है, हम लोगों को जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों को आराम करना चाहिए, कल सुबह जल्दी भी उठना है। दूल्हा दुल्हन से लोग मजाक कर रहे थे। आज उनकी पहली रात थी। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। 12:30 बजे तक इनका कमरा अंदर से बंद हो जाता है। अब अगला दिन शुरू हुआ, यानी कि 9 मार्च का। भोर में 5 तक प्रदीप की माताजी, बहनें, भाई, आस पड़ोस के लोग, सभी लोग जाग चुके थे। प्रदीप अपने घर पर एक गाय भी रखा हुआ था, जिसे वही देखभाल करता था, खाना वगैरह खिलाता। सुबह में गाय से दूध निकालने का काम प्रदीप का ही था। 6 बजे तक प्रदीप का भाई दीपक इसके कमरे का दरवाजा नॉक करता है। इसे जगाते हैं और इन दरअसल रात में ही सोने से पहले प्रदीप ने अपने बड़े भाई को बोल दिया था, कल सुबह हम लोगों को बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं भी आपके साथ कल सुबह सब्जी मंडी चलूंगा, सब्जियां खरीदूंगा। अकेले इतना सारा सामान आप घर तक कैसे लेकर आओगे? इसी वजह से सुबह में प्रदीप का बड़ा भाई प्रदीप को जगाते हैं, लेकिन प्रदीप अंदर से कोई जवाब नहीं देता। इसके बड़े भाई को लगता है कि शायद प्रदीप अभी भी गहरी नींद में सो रहा हो। इसके बाद भाई ने मां से बोला, मां, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूं सब्जी लेने के लिए। अगर प्रदीप जगेगा तो आप उसे सब्जी मंडी भेज देना। प्रदीप सीधा साधा लड़का था, वो टाइम पर उठता, अपना काम करता, लेकिन आज प्रदीप जगा ही नहीं। इसका पालतू गाय भी वैसे ही खड़ी थी। यह भी प्रदीप के सिवाय किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। शिवानी भी समय पर नहीं उठती है। अब नई नवेली दुल्हन है, अगर समय पर नहीं उठेगी तो लोग क्या सोचेंगे? घर में अब चर्चाएं होने लगी थीं कि इतना समय हो गया और अभी तक दोनों जगे ही नहीं। प्रदीप के बहनों ने वापस से 6:30 के आसपास दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, लेकिन अभी भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। मां ने भी आवाज लगाई। पहले तो सबको यह नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे इनको एहसास होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सबसे पहले प्रदीप की मां को एहसास होता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं गया।
घर परिवार के लोग बारी बारी से दरवाजा खटखटा रहे होते हैं कि इतनी भी गहरी नींद में है क्या कि यह दरवाजा नहीं खोल सकते, बोल भी नहीं सकते। दरवाजा अंदर से बंद था। यहां तक कि प्रदीप अपना फोन भी नहीं उठा रहा था, जबकि फोन कमरे के अंदर रिंग हो रहा था। इस कमरे में एक खिड़की थी। बहनें इस खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश कर रही थीं कि अंदर क्या हुआ। खिड़की के ऊपर एक जाली भी लगी हुई थी। जब प्रदीप की बहनों ने खिड़की से अंदर झांका और उनके सामने जो वाकया दिखा, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे के अंदर भाभी शिवानी बेसुध हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। उनकी सांस नहीं चल रही थी और वहीं भाई सफेद कपड़े के सहारे पंखे से झूल रहे थे। अब ऐसा दृश्य देखकर आप सोच ही सकते हो घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी। 7 बजे बहनों ने खिड़की से झांक कर यह दृश्य देखा। घर में जो खुशी का माहौल था वह एक पल में ही दुख के मातम में बदल गया। करीब आधे घंटे तक घर वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे और 7:30 बजे तक दरवाजा टूट गया। 1 घंटे के अंदर यानी 8:30 बजे तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। इस दृश्य को देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हुआ क्या। शिवानी के गले के पास कुछ निशान पाए गए थे, हाथ के निशान, नाखून के निशान। वहीं प्रदीप के चेहरे पर हाथ और नाखून के निशान थे। वहीं उधर दीपक सब्जी मंडी में अपने छोटे भाई का आने का इंतजार कर रहा था। आधी सब्जी खरीद चुका था, बाकी सब्जी अभी खरीदनी थी। तभी इनके पास कॉल आता है, जल्दी से घर चले आइए, बहुत जरूरी इमरजेंसी है। पर किसी ने नहीं बताया कि घर पर हुआ क्या है। जब यह घर पहुंचते हैं, दृश्य इतना डरावना कि कुछ लोग बेहोश हो गए। पुलिस एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें भी हॉस्पिटल भेजती है। फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। शादी की पहली रात, दूल्हा दुल्हन अगले दिन मृत। कैसे? पुलिस घर वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। कल तक खुश थे, हंस रहे थे, आज ये हालात क्यों? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब हैरान। 12 बजे तक पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, जिसमें मालूम पड़ता है कि शिवानी के गले पर हाथों का निशान है और उसी से शिवानी की सांसों को रोका गया। प्रदीप के गले पर कपड़ों के निशान था और उसी से प्रदीप को खत्म किया गया। अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रदीप ने ही शिवानी को खत्म किया और इसके बाद इस दुनिया से चला गया, या इसमें कुछ और मामला है। 3 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। शिवानी के बॉडी पर कहीं पर भी निशान नहीं था, शिवाय गले को छोड़कर। वहीं प्रदीप के भी गले पर ही निशान थे, नाखून के भी निशान थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक प्रदीप और शिवानी के बीच जो कुछ भी हुआ 45 मिनट से 1 घंटे के बीच का अंतर है। पहले शिवानी इस दुनिया को छोड़कर गई, उसके घंटे भर के बाद प्रदीप मर गया। डॉक्टर ने इस घटना का टाइमिंग का अनुमान किया, 3 से 3:30 के बीच शिवानी का, वहीं प्रदीप का 4 से 4:30 तक का। पोस्टमार्टम से यह क्लियर हो गया कि प्रदीप ने ही शिवानी की जीवन लीला समाप्त की और फिर बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन सब में शिवानी की कोई सहमति नहीं थी। शिवानी ने तो खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। बेड बिखरा हुआ था, घर का सामान भी बिखरा हुआ था। यहाँ पर कई सारे सामान वैसे ही पैक रखे गए थे जो शादी में मिले थे। प्रदीप की बॉडी जहां गमछे के सहारे मिली, वहां एक स्टॉल था। स्टूल के आसपास और भी कई सामान थे जिसके सहारे प्रदीप पंखे तक पहुंचा होगा। कमरे के अंदर एक चाकू भी मिला, मगर उनसे इन सारी वाकया का कोई लेना देना नहीं था। पुलिस को कमरे के अंदर से एक मोबाइल फोन मिला। जब घर वालों से पूछताछ की तो मालूम पड़ा यह फोन प्रदीप का है। पुलिस वाले सोचते हैं कि यहीं आसपास ही शिवानी की भी फोन होगी, मगर ढूंढने पर उसकी फोन नहीं मिलती। पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि शिवानी अपने मायके यहां से कोई फोन लेकर नहीं आई थी। प्रदीप घर का सबसे छोटा बेटा था। इसकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई था। प्रदीप के पिताजी का 20 साल पहले किसी सड़क हादसे में देहांत हो चुका था। उस समय प्रदीप और इसके भाई बहन बहुत छोटे थे। उनके गार्जियन के रूप में सिर्फ उसकी मां बची हुई थी। उसकी मां की तबीयत भी खराब ही चलती थी। इसके बाद प्रदीप और इसका भाई दोनों ने मिलकर घर के स्थिति को संभाला। बड़ा भाई ट्रक मैकेनिक का काम सीखता है और प्रदीप टाइल्स लगाने का। प्रदीप ने 10वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद टाइल्स का काम सीखने लगा। प्रदीप का परिवार बहुत संघर्ष किया, बहुत कड़ी मेहनत की, तब जाकर उनकी बहनों की शादी हुई। माताजी का अच्छा सा इलाज चलने लगा, अपने घर को ठीक किया, रहने लायक बनाया। भाई भाई में भी बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। शिवानी के घर परिवार के बारे में बात करें तो शिवानी के माता पिता दिल्ली सरैया के रहने वाले थे। इसका पूरा परिवार वही रहता था। लेकिन शिवानी जब 1.5 से 2 साल की हुई तो इसका पूरा परिवार दिल्ली रहने चला जाता है। शिवानी का जन्म के बाद इसके परिवार में 2 और बच्चों का जन्म होता है, एक बेटा और एक बेटी। शिवानी अपनी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसके पिताजी दिल्ली के नारायणा में ही एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। मां भी किसी फैक्ट्री में जॉब करती थी।
अब परिवार का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से शिवानी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती है। शिवानी मात्र 8वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर काम सीखने लगी। शिवानी सिलाई का काम सीखती थी। माता पिता तो काम पर होते थे, तो शिवानी खुद ही घर को संभाला करती थी। अपने छोटे बहनों को देखभाल करती और सिलाई करती। अप्रैल 2024 के आसपास शिवानी और प्रदीप की मुलाकात होती है। शिवानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किसी की शादी में गई हुई थी और इसी शादी में प्रदीप भी आया हुआ था। किसी कॉमन रिलेटिव की शादी थी। यहीं प्रदीप और शिवानी एक दूसरे से मिलते हैं। यहीं पहचान होती है। यहीं पर दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना फोन नंबर शेयर किए। शादी कंप्लीट होने के बाद शिवानी वापस दिल्ली चली जाती है। कथित तौर पर शिवानी ने ही प्रदीप से कांटेक्ट किया। उसके बाद दोनों फोन पर बातें करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बातें कब प्यार में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। प्रदीप की मां ने सोची कि बेटा अब शादी करने लायक हो गया है और घर का सबसे छोटा है, इसलिए उन्होंने अपने सगी संबंधी रिश्तेदारों सबको बोल दिया कि प्रदीप के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखे। इधर शिवानी के घर पर भी ऐसा ही सिचुएशन है। अब एक कॉमन रिश्तेदार के जरिए प्रदीप का रिश्ता शिवानी के घर पहुंचा। अब यह कोई इत्तेफाक था या कुछ और। दिवाली से पहले दोनों परिवार मिलते हैं और शादी तय होती है। पहले तय हुआ कि शादी अप्रैल में होगी, लेकिन प्रदीप के परिजनों के मुताबिक यह शादी होली से पहले हो जानी चाहिए थी। अप्रैल तक काफी गर्मी पड़ने लगती है, इसलिए शादी की डेट तय होती है 7 मार्च 2025। शादी होने के बाद लड़का लड़की बहुत ही ज्यादा खुश थे। आपस में उनकी बातें और भी ज्यादा होने लगी। दोनों अब अपनी शादी की प्लानिंग करने लगे कि ऐसे ऐसे शादी होगी, हम दोनों यहां वहां घूमने जाएंगे। प्रदीप खुद ही अपनी होने वाली दुल्हन के लिए घरों की अच्छे से साफ सफाई करता है, पेंट करवाता है, टाइल्स लगवाता है। इधर शिवानी भी अपनी शादी की तैयारी में जुटी हुई थी। परिवार वालों के साथ मिलकर सामान वगैरह खरीद रही थी। मगर किसी को क्या मालूम था कि जो इतना खुश होकर अपनी शादी की तैयारी में जुटी हुई थी, उनकी शादी 24 घंटे के अंदर ही मातम में बदल जाएगी। इस कमरे के अंदर कोई जबरदस्ती गया हो और बाहर आ गया हो, इस बारे में पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि पुलिस जब तक यहां आती तब तक घर के लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुके थे। घर परिवार लोगों का कहना था कि दरवाजा अंदर से बंद था और हम लोग घर के आसपास ही सो रहे थे, तो कोई बाहरी शख्स घर के अंदर कैसे जा सकता है। अगर अंदर गया भी दरवाजा बंद किया होगा तो बाहर कैसे निकलेगा। खिड़की पर जाली लगी हुई थी, जिसे बाद में निकाला गया घर के अंदर जाने के लिए। शाम के 6 बजे तक पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि घर परिवार के सारे लोग जुड़ चुके थे। इसी बीच एक वाकया सामने आई। प्रदीप के घर वालों ने शिवानी के घर वालों को बोला कि आप चाहे तो अपनी बेटी की बॉडी को ले जा सकते हैं, आप अपने मुताबिक रीति रिवाज से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कीजिएगा। लेकिन शिवानी के घर वालों ने बोला कि नहीं, हम अपनी बेटी आपको सौंप चुके हैं, अब क्या करना है आपकी जिम्मेदारी है। प्रदीप के घर वाले बताते हैं कि शिवानी के घर वालों को देखकर हम लोगों को नहीं लगता कि उन्हें अपनी बेटी के जाने का गम है, लेकिन यह बात अभी तक ऑफिशियल सामने नहीं आई है। प्रदीप के बड़े भाई ने दोनों को मुख्य अग्नि दी। एक ही चिता पर पति पत्नी थे। यहाँ पर दोनों के रिश्तेदार मौजूद थे। शिवानी के घर वालों को कहना है कि हमें बताया नहीं गया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, इन्हें किसी तीसरे आदमी से मालूम पड़ता है। तब शिवानी के घर वाले प्रदीप के घर पर आते हैं। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जोरों शोरों से चल रही थी और इसी बीच यह मामला धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाती है। कई बड़े बड़े ऑफिसर घटना वाली जगह आते हैं निरीक्षण करने के लिए। वहां का सांसद भी उनके घर पहुंचते हैं, परिवार को सद्भावना देते हैं। पुलिस प्रदीप के फोन को जांच के लिए भेज दिया, जहां पर उसकी कॉल हिस्ट्री, मैसेज, सारी चीजों को अच्छे से जांच किया जा रहा था। शायद फोन से कोई सुराग मिले कि आखिरकार प्रदीप ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पोस्टमार्टम में यह भी बात सामने आती है कि पति पत्नी के बीच संबंध बना था, लेकिन ऐसी क्या उत्पत्ति हुई जिससे दोनों को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रदीप के घर में एंटर होते ही राइट साइड में तो कमरा है, लेफ्ट साइड में किचन है, सामने एक और कमरा है। घटना के दौरान घर में करीबन 20 लोग सो रहे थे, जो प्रदीप और शिवानी वाले कमरे से 5 फीट की दूरी पर थे, मगर किसी ने भी कोई आवाज नहीं सुनी। ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। बगल के कमरे में मां सो रही थी, उन्होंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। शिवानी का परिवार दिल्ली से 1 महीने पहले ही अपने मूल निवासी स्थान यानी कि घर चले आए थे, दिल्ली सरैया, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए। पुलिस वाले शिवानी के घर वालों से पूछते हैं, बेटी अपना फोन लेकर ससुराल क्यों नहीं गई? तो शिवानी के घर वाले बताते हैं, शादी से पहले उसका फोन पानी में गिर गया था, फोन खराब हो गया और शिवानी अपनी मां का फोन इस्तेमाल करने लगी। मां के फोन से ही प्रदीप के पास कॉल करती, उससे बातें करती थी। लेकिन जब इतने दिनों से फोन खराब था तो उसने नया फोन क्यों नहीं बनवाया?
प्रदीप के कॉल हिस्ट्री में मिलता है कि उसने 9:53 को अपने भांजे अनुज के पास कॉल किया था। अब शक की सुई अनुज की तरफ जाती है। जब अनुज से पूछताछ की जाती है तो अनुज बताता है, मामा जी मुझे नया फोन खरीदने के लिए बोले थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने बोला था फोन खरीदने के लिए, क्योंकि मामी का फोन खराब हो गया था। 9 मार्च यानी रिसेप्शन के दिन मामा मामी को नया फोन गिफ्ट करने वाले थे। हो सकता है प्रदीप ने शिवानी से इसका जिक्र किया हो, इसलिए वह अपना फोन रिपेयर नहीं करवा रही हो। विदाई के समय शिवानी ने अपनी मां का फोन वापस कर दिया और खराब फोन भी घर पर छोड़कर ससुराल चली आई। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं कि प्रदीप शिवानी के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच गहरा प्यार था। शादी की इतनी धूमधाम से तैयारियां की थीं। प्रदीप शांत, हंसमुख लड़का था। वह इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? फिर पुलिस प्रदीप के फोन का व्हाट्सएप चेक करती है। एक सुराग मिलता है जो कहीं ना कहीं इस केस को सुलझा देता है और शायद और उलझा भी देता है। एक अननोन नंबर से प्रदीप के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। यह मैसेज घटना से कुछ घंटे पहले यानी 8:45 पर प्रदीप को फोन पर आया था। इस मैसेज में लिखा था, शिवानी तुम कैसी हो? तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। इसके आगे 2 और लाइन लिखी हुई थी जो पुलिस पब्लिक के सामने रीबिल नहीं करती है। अब आखिर प्रदीप के पास किसी का मैसेज क्यों आया है? इस मैसेज को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की किसी लड़के को धोखा दे रही हो। कहीं यह मैसेज शिवानी के लिए तो नहीं था, मगर कोई प्रदीप के फोन पर मैसेज क्यों भेजेगा? जब पुलिस इस मैसेज भेजने वाले नंबर का पता करती है कि यह फोन नंबर किसका है, किसने मैसेज भेजा है, तो यहां शॉक्ड कर देने वाली सच्चाई ये आती है। मालूम पड़ता है कि मैसेज भेजने वाला खुद प्रदीप था। उसने नया फोन ऑलरेडी खरीद चुका था और उस नए फोन से शिवानी के फोन पर मैसेज भेजा था। मगर ऐसा प्रदीप क्यों करेगा? प्रदीप एक नया फोन खरीदा है, इस बारे में घर वालों को कोई आइडिया नहीं। इसके घर वालों का कहना है कि प्रदीप तो सिर्फ एक ही फोन नंबर चलाता है। क्या कोई अनजान शख्स ऐसा किया और खुद को बचाने के लिए प्रदीप का नाम ला रहा है? क्या कोई शिवानी का जानकार है या उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? पुलिस ने कई सारे एविडेंस इकट्ठा किए, टेक्निकल एविडेंस जुटाए, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने अपने मुताबिक एक थ्योरी बनाई, जो उस रात पति पत्नी के अलावा कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। तीसरे आदमी के होने का कोई सबूत नहीं है। दोनों पति पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है, तो अब असली सच्चाई कैसे मालूम पड़ेगी? अब सबूत के आधार पर जो थ्योरी बनी है वह इस प्रकार है। प्रदीप ने अपनी पत्नी के लिए एक नया फोन खरीदा और पत्नी के सामने ऐसे जता रहा था जैसे कि उसने फोन खरीदा ही नहीं है। शायद प्रदीप शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था ताकि वो खुश हो जाए। प्रदीप जब रात के 12:30 बजे कमरे में एंट्री किया, उससे पहले ही प्रदीप ने अपने नए फोन से पहले वाले फोन पर 11:45 पर एक मैसेज भेजा, तुम कैसी हो? तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। प्रदीप ऐसा मैसेज अपनी पत्नी के साथ मजाक करने के लिए किया होगा। प्रदीप ने यह मैसेज शिवानी को दिखाकर पूछा होगा, देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे पास यह मैसेज भेजा है। जब शिवानी ने यह मैसेज देखा होगा तो वह गुस्से से आग बबूला होकर कुछ ऐसा बोल दी होगी जो प्रदीप से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। प्रदीप गुस्से में आ गया होगा, दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, फिर झगड़ा शांत हुआ होगा। हालांकि झगड़े की आवाज घर परिवार के किसी ने नहीं सुनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने संबंध भी बनाए थे और इसके बाद दोनों सो गए होंगे। डॉक्टर के मुताबिक प्रदीप सोया नहीं होगा, वह तो बस सोने की एक्टिंग कर रहा होगा। प्रदीप के दिमाग में तो बस एक ही सवाल चल रहा था, शिवानी की जिंदगी में कोई तो था, उसने मैसेज देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया? प्रदीप 3 बजे उठा होगा, उस समय शिवानी गहरी नींद में होगी। प्रदीप पूरे टाइम सोचते ही रहा होगा और फिर अचानक उसने जोर से शिवानी के गले पर हाथ रखा होगा। शिवानी की नींद टूटी होगी, उसने चीखने की कोशिश की होगी मगर आवाज नहीं निकल पाई होगी। कुछ देर तक हाथापाई की आवाजें, फिर अचानक सन्नाटा। शिवानी को खत्म करने के बाद प्रदीप के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होगी, मैंने क्या कर दिया? सुबह लोग क्या कहेंगे? पुलिस आएगी, जेल जाना पड़ेगा, गांव में बदनामी होगी। घटना के 45 मिनट तक प्रदीप बस यही सोचता रहा होगा। इसके बाद प्रदीप ने अपना अगला कदम उठाया होगा। प्रदीप के घर वालों को किसी के ऊपर शक नहीं है, वही शिवानी के भी घर वालों को किसी के ऊपर शक नहीं है। किसी ने पुलिस वालों को ऊपर दबाव भी नहीं डाला कि इस केस को अच्छे से जांच की जाए। घर वालों का कहना है कि जो हो गया सो हो गया, विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता। हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। हो सकता है कि प्रदीप के घर वालों को कोर्ट कचहरी का चक्कर न काटना हो। क्या सच में प्रदीप ने खुद ही मैसेज भेजकर शिवानी को दिखाया होगा और शिवानी का दिल टूट गया होगा और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ होगा? पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिलती है जो उसे रात की वाकया को अच्छे से बयां कर सके। पति पत्नी के बीच क्या हुआ था सिर्फ वही एक मैसेज है, लेकिन सभी लोग यही मानकर चल रहे हैं कि शिवानी का पास्ट प्रदीप के सामने आया होगा और फिर प्रदीप ने अपना ऐसा कदम उठाया होगा
हालांकि यहाँ परिवार वालों का कहना है कि हम लोग बाहर रहते हैं, बेटी घर पर किसे बातें करती है हम लोगों को मालूम नहीं। उसने तो अपने किसी रिश्ते के बारे में हम लोगों के सामने जिक्र भी नहीं किया। प्रदीप से शादी तय होने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। दिन भर प्रदीप के बारे में ही बातें करती थी, शादी की भी बात करती थी। शिवानी को खत्म करने के बाद प्रदीप को पछतावा हुआ होगा कि आखिर मैंने गुस्से में यह सब क्या कर दिया। दोनों के परिवार वालों को किसी के ऊपर भी शक नहीं है और उनके परिवार वाले आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी चाहती। उन लोगों का मानना है जिसे इस दुनिया से जाना था वह चला गया, अब भगवान की मर्जी आगे क्या होगा। सो दोस्तों, मैं तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। इस केस को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।